Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि आपकी ज़िंदगी के पहले 7 साल बहुत ही अहम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों के अंदर या इन सालों के अंदर आपकी हैबिट्स डेवलप होती हैं और जो आप वहाँ पर सीख लेते हैं या कह लीजिए अपनी हैबिट्स में शामिल कर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी आप उन्हीं हैबिट्स के थ्रू चलते हैं। यानी ये कहा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी का 70 to 90% हिस्सा उसी तरह गुजारते हैं जो हमने अपने पहले 7 सालों में आदत की शक्ल में डेवलप किया होता है या अपनी हैबिट्स बनाई होती हैं। आप खुद अपने आप को देख लें, आज आप वही कर रहे हैं जो आपने कल किया था। जिस तरह आज आपने टाइम वेस्ट किया है एज अ स्टूडेंट, तो कल भी आपने उसी तरह टाइम वेस्ट किया था। आज आप इतना अच्छा नहीं पढ़ पाए हैं तो कल भी आप इतना कुछ खास नहीं पढ़ पाए थे, और अगर आज आप टॉप नहीं कर पा रहे तो कल आप भी आपने कोई ऐसा टॉप नहीं किया था। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लेके आते, चेंज नहीं लेके आते। आपने कभी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स आपकी शदीद मेहनत करने के बावजूद भी सम टाइम वो क्या होता है, वो ही टॉप कर जाते हैं। टॉपर्स को भी ये बात अक्सर औक़ात पता नहीं होती कि उनकी ज़िंदगी में कुछ हैबिट्स बन चुकी हैं, उनके पेरेंट्स की वजह से, उनके किसी एनवायरनमेंट की वजह से, जो वो फॉलो कर रहे होते हैं अनजाने में भी। मतलब वो खुद से नहीं करते पर वो होता रहता है। मतलब वो अच्छा पढ़ते हैं कुछ ख़ास औक़ात के अंदर, और इसी तरह से वो अपनी हैबिट्स को ऐसे डेवलप करते हैं कि उन्हें अपनी स्टडीज़ के साथ मोहब्बत हो जाती है। और क्या होता है, वो जब भी कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, तो वो याद कर जाते हैं, वो याद कर लेते हैं। उनको कोई ख़ास प्लानिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये नहीं कि वो प्लानिंग नहीं करते या वो प्लान है ही नहीं, वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं। यानी वो पढ़ ही ऐसे रहे होते हैं जो प्लानिंग के थ्रू होता है। तो इसलिए वो हमेशा ही टॉपर रहते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई टॉपर टॉप करता हो और फिर बीमार हो जाए, या फिर वो अपनी इंटेंशंस चेंज कर ले, या अपनी लाइफ में जो सही चल रही थी उसमें ऐसा चेंज लेकर आए कि वो उसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरीके से जो कुछ लोग टॉप नहीं कर पा रहे हैं, यानी सक्सेसफुल स्टूडेंट लाइफ नहीं गुजार पा रहे हैं, वो एक्चुअली उनको अपनी लाइफ में चेंज करना नहीं आ रहा है। अगर वो नेगेटिव ली चल रहे हैं तो वो क्या करें, वो अपनी लाइफ को चेंज करें और उसको पॉजिटिव में चेंज करें, यानी पॉजिटिव कर दें। वो कैसे कर सकेंगे? यकीनन उसके लिए कुछ ऐसी आदत आपको बनानी होंगी जो बहुत ही अहम होती हैं एक स्टूडेंट के लिए कि वो सक्सेसफुल हो सके। अगर आप फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए? आज मैं इसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान दूंगा। और ये एक्चुअली ऐसी प्लानिंग है जो आप नहीं करते हैं, लेकिन एक टॉपर अनजाने में भी कर रहा होता है। यानी वो हो सकता है कि जानबूझकर कर रहा हो, तो उसको पता होता है कि किस तरीके से अच्छी स्टडीज़ की जाती हैं, या उनके पेरेंट्स ने ऐसी डेवलप कर दी हैं हैबिट्स उनके अंदर। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने आप को कैसे चेंज करना है, और क्या आप वाकई में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे फार्मूला देने लगा हूं कि जिससे वाकई में आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपने टारगेट्स के ऊपर कि आपका टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपनी बुक खत्म करनी है और इसके लिए आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं। नॉर्मली आपको बहुत से महीने मिल जाते हैं 8 to 12 मंथ्स फॉर अ क्लास, लेकिन चूंकि अब मैं जो बात करने लगा हूं वो इस हिसाब से करने लगा हूं कि देखो भाई, अब हम कोविड-19 के बाद दोबारा से कॉलेजेस जा रहे हैं और अभी हमने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, लेकिन हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हमें मिलेंगे हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम उन 6 मंथ्स में किस तरीके से अपने आप को इस तरह तब्दील करें कि कम से कम वक्त में हम बेहतरीन परफॉर्म करें और मैक्सिमम मार्क्स लेकर टॉप कर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि आप देखें, अपनी सारी बुक्स को लें, उन सारी बुक्स के पेजेस या उनके किसी भी, जिस तरह आपका एक स्टडी सिस्टम होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक दफ़ा देखें कि आपने एक्चुअली अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए कितना बुक का पोर्शन तैयार करना है, फुल बुक करनी है या कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो आप पहले एक बिग पिक्चर बनाएं कि पूरे साल के लिए या 6 महीने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको क्या तैयार करना है। सपोज कीजिए आपके पास एक बुक है और इस बुक के 100 पेजेस हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास उसमें चंद एक MCQs हैं जिनकी तादाद ऑलमोस्ट
300 है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 400 हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी हैं, सपोज कीजिए उनकी तादाद 60, 70 और चलो 100 मान लेते हैं, 100 है। तो मैंने आपको दो तरह से समझाया, या तो आप पूरी बुक को सपोज कर लीजिए या फिर आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें करने पर आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। ये है जी आपके पास फाइनल टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। ये नहीं कि बस पढ़ना शुरू कर दिया, कॉलेज चले गए, कभी दिन जाया कर दिया, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। क्या होगा आखिर में आके आपको पता ही लगेगा कि आपने किया कितना, कितना पढ़ना था, काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये जैसे आपके साथ होता है। लेकिन अब आपको पता लग गया कि मैंने ये कुछ तैयार करना है। अब क्या करना है? अब सपोज कीजिए आपने, देखिए एग्जाम में जब नंबर लेने होते हैं तो उसके लिए सबसे अहम चीज जो होती है, यानी जो उसको मार्क्स को बहुत बढ़ाती है, दैट इज नंबर ऑफ रीड्स। नंबर ऑफ रीड्स का मतलब ये है कि आप अपनी बुक को कितनी दफा दोहराएंगे। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बुक एक दफा खत्म करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़कर, याद कर 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 फुल मेहनत कर कर हम उसको कर लेंगे और फिर एक दफा ही पढ़ना काफी रहेगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, गलती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी किताब को कई दफा पढ़ना है। इसमें होता ही है कि आप कि बुक को जब फर्स्ट टाइम पढ़ें तो कोशिश करें जितना आप दिलचस्पी से पढ़ सकते हैं पढ़ें। जहां जहां आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो चीज़ समझ आपको नहीं आ रही या जो चीज़ आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, आप उसको स्किप कर सकते हैं और आगे चलते जाएं। मतलब ये ना हो कि आप ये सोचें ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, अब मैं ये करूंगा तो आगे जाऊंगा, तो डिफिकल्ट चीज़ें पढ़े हुए हैं और क्या होगा, वो वक्त ज़ाया कर देगी और आगे वाले काम नहीं होंगे। तो आप चीज़ों को स्किप करते करते आगे जा सकते हैं। होता ये है कि कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जो अगले चैप्टर्स में बआसानी समझ में आ जाती हैं, लेकिन शुरुआत के चैप्टर्स में वो हमें इतना अच्छा नहीं लग रही होती। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आगे चलकर हमें वो समझ में आ जाएंगी। तो हम शुरू में अगर उसको इतना अहमियत नहीं देते, कोई बात नहीं, तो आपकी समझ लीजिए इसे कहते हैं बर्ड आई व्यू, या कह लीजिए एक स्पेसिफिक तरीके से स्टडी जिसमें आप अपने हाईलाइटेड वर्ड्स, अपने इटैलिक वर्ड्स, ठीक है, अपनी हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स या फिर आपके पास साइड इंफॉर्मेशंस, इनको आप फोकस करते हुए आगे की तरफ चलते जाएं। और इवन आप ये भी देखें कि आपके जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, वो कहां कहां पर ज्यादा अहम है और उनको भी पढ़ते जाएं। तो ये बुक की पहली रीड होती है। फिर इसके बाद आप ये देखते हैं कि कौन सी चीजें आपसे नहीं हो पाई हैं और आप उसको अब करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब आप दूसरी रीड में से करेंगे। आपका काफी जो माइंड है वो ब्रॉड हो चुका होगा कि बुक को थोड़ा सा समझने के काबिल हो चुका होगा। वन टाइम आप बुक खत्म कर चुके होंगे या अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फिर क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यानी आपका ये कॉन्फिडेंस ही क्या होगा, आपको इस बात मजबूर कर देगा कि जो मुश्किल चीजें उन्हें आसान कर दिया जाए। ये बातों का साइकोलॉजिकली भी कोई बात इतनी मुश्किल होती नहीं है पर वो हमें लग रही होती है। तो इस तरह से आप दूसरी रीड कर सकते हैं। थर्ड रीड में आप ये देखें कि आपके पास वो सबसे अहम चीजें क्या हैं जो आपकी एग्जाम के अंदर आने वाली हैं या आने के चांसेस हैं, उन्हें अगर आप तैयार कर लें और वो जो डेफिशिएंसीज आपसे रह गई हैं, ठीक है, कमियां पहली रीड दूसरी रीड में रह गई हैं या आपने उससे छोड़ा हुआ है कि मैं बाद में कर लूंगा, हो सकता है वो चीज़ कुछ ऐसे नंबर्स पर मुश्तमिल हो, इसे रट्टा लगाना हो, जो बार बार भूल भी जाती हो, तो ऐसी चीज़ों को थर्ड रीड में भी आप कर सकते हैं और इस तरह आपकी बुक क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। जितनी रीड्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम मैक्सिमम 3 रीड कर लें तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होगी। जब हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है तो हम नंबर ऑफ रीड्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने देखा कि रीड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार पढ़ना। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप सपोज कीजिए कि हमने 3 रीड्स करनी है, 3 दफा पढ़ना है इस सारे सिलेबस को। हो सकता है ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो, ठीक है, बल्कि आपको चाहिए कि सब सिलेबस बनाएं, मतलब केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, मैथ पढ़ते हैं तो मैथ भी, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू वगैरह सब कुछ आप करें। एक मुकम्मल प्लान बनाएं, क्योंकि जब आप प्लान बनाते हैं तो आप अपने आप को बता रहे होते हैं कि भाई मैं एक महाज पे जा रहा हूं, मतलब मैं एक जंग पे जा रहा हूं और मुझे उसको जीत कर आना है। तो फिर आप उसकी मुकम्मल तैयारी करते हैं, आप अपने आप को ट्रेन करते हैं, आप अपने आप को ताकतवर रखते हैं, आप अपने मकसद से प्यार करना सीखते हैं, आपके अंदर पैशन आता है। तो ये चीजें आपको मजबूत करती हैं। ये ही है इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और ऐड किया जाएगा। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या है, जो अगर आप अपने साथ ऐड कर लें, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी के साथ, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो जो आपके पास वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप क्वालिटी ऑफ स्टडी के बारे में बहस करेंगे। लेकिन जो आज बात चल रही है वो है इफेक्टिवनेस ऑफ
स्टडी पर कि आखिर अपनी स्टडी को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। बहरहाल अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अब सपोज कीजिए आपके पास 3 रीड्स हैं। पहली रीड में आपने लगाने हैं, हमने जो टारगेट लगाया है वो लगाया है कितना, 6 मंथ्स का, कि 6 महीने में हमने ये काम करना है। अगर आपके पास ज़्यादा मंथ्स हैं अवेलेबल तो आप उसके हिसाब से इसको डिफाइन कर लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखें भाई, सपोज कीजिए पहले नंबर पे बात करते हैं कि आपने जो फर्स्ट रीड देनी है, फिर आपने सेकंड रीड देनी है, फिर आपने थर्ड रीड देनी है। जो फर्स्ट रीड है आपके पास, सपोज कर लें कि वो आपने 4 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। जो दूसरी रीड है और तीसरी रीड है, बाकी रह गए 2 मंथ्स, यानी कुल हमारे पास कितने मंथ्स हैं, 6 मंथ्स। अब हमने पहली रीड 4 मंथ में कंप्लीट कर ली है, तो बाकी जो हमारे पास 2 महीने ऑलमोस्ट 60 डेज रह गए, आप उनको यूं करके डिवाइड कर दें 40 और 20 डेज के अंदर। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर टाइम थोड़ा सा कम रखा है फर्स्ट रीड से और लास्ट वाली को सबसे कम। भाई जाहिर सी बात है, जब आप एक दफा बुक को पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दूसरी दफा पढ़ना आसान होगा, तीसरी दफा पढ़ना और भी आसान होगा, तो कम टाइम में आप कुछ कर सकेंगे। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपने क्या करना है, एक कैलकुलेशन करनी है। ये बड़ी अहम चीज है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने से पहले आपको अपने आप को जरूर देखना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। कोशिश करें कि लेवल को बढ़ाएं। सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी देर पढ़कर ही क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनके जो वो ना थकें, वो उसके लिए मैं आपको एक बात समझाऊंगा आगे जाकर कि थकना कैसे कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वह मुश्किल होता है उनके लिए पढ़ना, तो वो चंक्स में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। कुछ थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद कुछ गपशप कर लें, फिर पढ़ लें, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। मेरा मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि आप ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं, कम देर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आप एक दिन में कितने शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं और कितने एमसीक्यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये देखें, जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल कैलकुलेशन में आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को सपोज करना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस तरह होगा ये कि अगर आप कम काम भी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो खुद ब खुद इंक्रीज करेगी। तो हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब आपने यूँ करना है कि आपके पास जो टोटल वर्क है, या आप कह लीजिए जो आपका टारगेट है, आपने उसको डिवाइड कर देना है। सपोज कीजिए आपके पास अगर बुक के पेजेस हैं 100, तो वो 100 आपने यहाँ लिखना है, डिवाइड कर देना है 4 पर, क्योंकि हमें एक बात पता है कि हमने पहली रीड 4 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। अब 4 पे डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपने 1 महीने में कितना काम करना है। तो 4 मंथ पे डिवाइड किया, अब आपके पास जो वर्क आ गया उसको आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर। देखें, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो आपने इसे दोबारा 4 वीक पे डिवाइड करना है, जो भी आपके पास यहाँ पर वर्क बनेगा। और फिर आपको पता है कि हर वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन आपने 7 नहीं लेना, आपने 6 लेना है। यानी आपने पर वीक 6 डेज काम करना है। एक दिन आपने उछलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, खुश रहना है, जो दिल करता है वो आपने एक्स्ट्रा करना है। स्टडी नहीं करनी उस दिन, यानी आपकी मोहब्बत स्टडी से होनी चाहिए। जब एक दिन आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, वो दोबारा से एक ज्वलबल आएगा कि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ जाऊं। तो होता ये है क्या, जब आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंडे को आप बहुत जज्बे के साथ पढ़ने की तरफ जाते हैं, या कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा वीक ज़ाया कर देते हैं और एक दिन, आखिरी दिन या कह लीजिए संडे वाले दिन पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो काम हो तो पता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट मंडे को बड़ी गंदी शक्ल बना के कॉलेज आ जाते हैं। अब वो क्या होगा, वो सारा वीक अगला भी बर्बाद हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। एक दिन आपने क्या करना है, यानी 7वें दिन या संडे को आपने पढ़ना नहीं है। ये समझ लीजिए इस दिन बहुत ही लिमिटेड वर्क करना है, और वो भी इसमें भी एक छोटा सा वर्क है, बताता हूँ वो कौन सा करना है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि आपने टोटल वर्क को 4 मंथ्स पे डिवाइड किया, जो जवाब आया उसको आपने 4 वीक पे डिवाइड किया, और फिर जो जवाब आया आपने उसको 6 डेज में डिवाइड किया। यानी अब आपको ये तक पता लग गया है कि मुझे हर हफ्ते में हर एक दिन का काम कितना करना है। ठीक है जी। अब ये बात आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ट्रैक करनी है। ये तो हो गया आपके पास टारगेट कि एक दिन में कितना पढ़ना है, या एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, एक महीने में कितना पढ़ना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप ठीक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? तो उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रैकिंग सिस्टम आपने कैसे बनाना है, देखें आपने क्या करना है, एक बड़ा सा पेज ले लेना है, उस पेज के ऊपर आपने ऐसे एक स्क्वायर बना लेना है। अब हमारे पास कुल मंथ कितने, 6, तो आपने इसे 6 खानों में या स्क्वायर्स में तकसीम कर देना है।
ये हो गई डी 6 मंथ्स। अब करना क्या है, अब करना ये है कि आपने इसको फिर डिवाइड करना है ऐसे 4 कॉलम्स के अंदर, 2 एंड ये 3, यानी 1 2 3 4 आपके पास कॉलम्स आ गए। अब आपने इसको 6 में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 खाने हो गए, 5 लाइन्स हो गई। अब क्या मतलब है, ये जो हमारे पास एक कॉलम है इसको कह लीजिए फर्स्ट वीक, इसे कह लीजिए सेकंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक, और ऊपर आप इस मंथ का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ कोई भी आप मंथ नंबर 1 लिख लीजिए, मतलब आप यहाँ पर लिखें 1, फिर आप यहाँ बेशक लिख सकते हैं 2 3 4 5 6। तो ये जो मैंने आपसे बात की कुछ इस तरह से कि आपने अपने पूरे 6 मंथ्स का एक कैलेंडर बना लिया, और उसमें से सिर्फ अभी आपने एक क्या किया है, बेशक खाने हर जगह लगा लें, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास समझ में आनी चाहिए वो ये कि आपने फर्स्ट वीक के बारे में सारी मालूमात लिखनी है। आपने जस्ट एक वीक को पहले डिफाइन करना है, सारा कुछ बना के पहले नहीं रखना एक वीक को, ताकि अगर आपका उस वीक में कुछ काम ना हो पाए तो आप नेक्स्ट वीक के काम में उसको ऐड कर दो और फिर एक नया प्लान बनाओ। अभी देखें ये नामुकम्मल है, अभी आपको समझ नहीं आ रही बात की, ये तो सिर्फ एक ट्रैकिंग सिस्टम है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक दिन है, अब आपने इस दिन को क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। इसके लिए आपको एक अलग से डायरी चाहिए होगी, एक अलग से कॉपी चाहिए होगी। वैसे कॉपी ले लें, अगर कुछ बच्चे डायरी लिखते हैं तो डायरी भी ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास भी अपनी डायरीज हैं, ये देखिए मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डायरी है, इसमें कुछ हिस्से यहाँ पे स्टिकी नोट्स के तौर पर हैं। ये मेन डायरी है जिसके ऊपर कुछ इस तरह का आपके पास एक पेज है। अगर मैं फिलहाल आपको एक पेज दिखा दूं, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पेज है, इस पेज के ऊपर क्या लिखा है, कुछ तारीख लिखे हैं और कुछ क्या लिखे हैं, दिन लिखे हैं। अच्छा, अगर हम बात यहाँ पर ये करें कि अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप एक क्या कर लें, अलग से क्या ले लें, कॉपी ले लें और उसके ऊपर इस तरह तारीख और दिन लिख लें, यानी मंथ और फिर उसके बाद दिन। अभी आपने बनानी कैसे, मतलब ये आपने लिखना कैसे, इसमें भी बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल ये तो मेरे हिसाब से हैं, ये देखें आप, मेरे टारगेट्स हैं, कुछ टारगेट्स मैंने टिक किए हुए हैं, अगर कुछ आपको नज़र आ रहा है तो। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे करना है, ये आपके पास एक पेज है, इस पेज पर आपने क्या डालना है, इस पेज पर आपने डेट भी डालनी है और इसके अलावा दिन भी लिखना है। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं कि मंथ नंबर 1, ये आपका मंथ 1 है। अगर आपके पास ये मंथ फॉर एग्जांपल सितंबर का है तो आप सितंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन असल बात जो है वो आपने यहाँ पर नोट करनी है। सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ केमिस्ट्री, इसके सामने आपने एक चेक बॉक्स बनाना है। फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपने छोटे छोटे चेक्स बनाने हैं, छोटे छोटे से, और आपने लिखना है फॉर एग्जांपल आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको हर रोज जो एमसीक्यूज करने हैं वो करने हैं 5, तो आप यहाँ लिखें 5 एमसीक्यू। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं फॉर एग्जांपल 8 या 4, तो आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, और आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी वो भी आपने यहाँ पर करना मतलब है कि लिखना है कि ये करना है फला, ये नहीं सारा ही लिखो क्वेश्चन, मतलब आपने वहाँ हिंट लिखना है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के बारे में, तो आप लिख दें वेस्पर, मतलब आपके पास एक समझ में आ गया कि ये काम है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास करने हैं आप लिख सकते हैं फर्स्ट 5 अगर तरतीब में है, सेकंड 5, थर्ड 5, वरना आपके पास फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी विस्कोसिटी वाला, तो विस्कोसिटी VIS लिख लें। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई है मेल्टिंग पॉइंट का तो MP लिख लें, मतलब हिंट करके छोटा छोटा करके आपने यहाँ पर वो लिख देना है। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी हो गए, या फिर अगर आप बुक के पेजेस के एतबार से चल रहे हैं और पूरी बुक खत्म करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि पूरी बुक खत्म की जाए, ये एक अच्छी बात है कि आपके पास MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको ज़्यादा मजबूत करेगी कि देखो मैं कितना सारा कुछ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो गए, बोर्ड क्वेश्चंस याद हो गए, तो ये आपको एक मजबूत करने वाली चीज़ है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इस तरह से अपने आप को डिफाइन करें कि आप सारे शॉर्ट लॉन्ग MCQs अपने पास रखें। बहरहाल अब ये आपने लिख लिया केमिस्ट्री के लिए, ये पेज थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया ताकि आपको नजर आ जाए, लेकिन ये बहुत छोटा सा करके लिखना है आपने। लेकिन अब साथ क्या लिखना है, केमिस्ट्री के बाद आपने लिखना है फॉर एग्जांपल बायो के आगे भी ऐसे टिक लगाना है और उसके अंदर भी सारे जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs हैं वो लिखने हैं। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो आपने पूरा पेज वहां पर फिल कर लेना है। यानी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको ये
ट्रैक करना है। इसके साथ साथ एक बात ये भी जहन में ऐड कर लें कि कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो अभी आपने सुनी है या आपने कहीं से पढ़ी है और वो भूलने का खदशा होता है। तो फिर आप क्या करें, अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे अब तक वो भूल जाएंगे, तो आप उसको यकीनन लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अपनी डायरी है, आपके पास और डायरी भी हो सकती है। तो देखें ये साथ क्या लगे हुए हैं, ये मेरे पास टैग्स लगे हुए हैं। तो आप टैग लिखें कि ये चीज़ मैंने सोची है, ये इस तरह से मैं ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। ये आपके पास एक स्टिकी नोट है, इसमें आप लिखकर अपनी वो जो स्टडी और टेबल का जिक्र मैंने किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पर आप इसे स्टडी के साथ यानी अपनी टेबल के साथ लगा सकते हैं ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। बार बार अपने टारगेट्स भी क्या करें, बताएं अपने आप को कि ये मेरे टारगेट्स हैं आज के, आज मैंने कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से ये भी आपके पास है जो आप टैग की शक्ल में लगा सकते हैं, ये भी स्टिकी नोट्स हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्वालिटी भी बढ़ाती हैं और आपकी स्टडी की इफेक्टिवनेस भी बढ़ाती हैं। ये आपने जो पेज है ये तो बनाया है फॉर एग्जाम्पल डे फर्स्ट के लिए या पहली तारीख के लिए। इस तरह आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी ये 6 दिन है, 1 2 3 4 5 6 डेज के लिए बनाना है। ये कब बनाना है, संडे वाले दिन। यानी ये आपका काम है कि आपने अपनी सारी जो रिपोर्ट है या कह लीजिए एक तरह का जो आपने काम करना है वो वहां पर कैलकुलेट करके बना लेना है। बस ये काम करना है। बाकी 6 दिन आपने काम करना है और काम करते हुए जब आप एक काम करेंगे तो क्या होगा, आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन याद हो गए, एमसीक्यूज याद हो गए, एक्सटेंसिव क्वेश्चन याद हो गए, तो आपने केमिस्ट्री को टिक लगा देना है। इस तरह बायो का काम भी हो गया तो उसको भी टिक लगा लेना है, फिजिक्स का काम हो गया उसे भी टिक कर लेना है। ये टिक क्या करता है, ये टिक बड़ा अहम है। देखो एक बात सुनो, कभी कभी आप क्या करते हैं, अपना चैप्टर याद करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहला पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और फिर क्या करते हैं, आखिर से गिनना शुरू कर देते हैं। 8 पेज रह गए, 7 पेज अब रह गए। अभी वहां पर आधा चैप्टर होता नहीं है, आधी गिनती मुकम्मल होती नहीं है, 6 पढ़े होते हैं, आप कहते हैं बस बहुत हो गया और उस पर सो जाते हैं, थक जाते हैं। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि थकना नहीं है। थकने का मकसद क्या होता है, असल में आपका सफर काफी लंबा आपको दिखने लगता है। जैसे मिसाल की तरह मैं आपसे कहूं कि हमने अभी 500 किलोमीटर चलना है, 500 किलोमीटर जाना है पर पैदल चल के जाना है। अब वे 500 किलोमीटर कैसे जाएंगे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि देखें आपका शहर कोई भी हो सकता है, आप इंडिया से भी हो सकते हैं, तो अगर मैं कहूं कि आपको एक सूबे से दूसरे सूबे चलकर चलना है, ठीक है, बहुत लंबा सफर मतलब आपको करना है, जो आमतौर पर हम अपनी बसेस या ट्रेन में करते हैं, तो आप कहेंगे ये सफर तो बस में ही होता है, ठीक है ना। अगर मैं खड़ा हूं मिसाल के तौर पर कराची में और मैं कहूं जी कि मैंने लाहौर जाना है पैदल, या मैंने लाहौर से कराची पैदल जाना है, तो कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होगा, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमें सिर्फ 1 कदम चलना है, एक, तो मेरे साथ चलोगे कि हाँ 1 कदम चलने को तो तैयार है, 1 कदम आपने रख दिया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि भाई 1 कदम ही चलना है लेकिन बार बार चलना है, यानी 1 कदम फिर 1 कदम फिर 1 कदम फिर 1 कदम, और कभी ना कभी हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां हम सोच रहे थे कभी हम जा ही नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से साल के पहले दिन अगर आप अपनी बुक देखें और आप कहें ओ इतनी मोटी बुक, ये तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा, वो वाकई नहीं होगी, आपको परेशान करेगी। लेकिन आप सोचें जितनी मर्जी मोटी बुक है, मैं रोजाना 1 सफ़ा पढ़ूंगा, मिसाल के तौर पर 1 सफ़ा रोजाना, तो बस मैंने 1 सफ़ा पढ़ना है, और जब 1 सफ़ा पढ़ लूं तो फिर मैं अगला सफ़ा पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप एक एक कदम, यानी अपने बड़े टारगेट को जो मैंने यहाँ पे रखा है उसको तोड़कर छोटे छोटे टारगेट्स में चेंज कर लिया है। तो इस तरह टारगेट्स की अचीवमेंट आसान हो जाती है, बजाय इसके कि हम सोचे हमने पूरी बुक खत्म करनी है, लेकिन पूरी बुक हमने खत्म नहीं करनी, हमने बस एक पेज खत्म करना है। जब हम एक पेज पढ़ने लगे तो हम ये कहें मैंने पेज नहीं खत्म करना, मैंने बस एक पैराग्राफ पढ़ना है बस, और उसको याद करना है, बस एक पैराग्राफ करना है, लेकिन बार बार करना है। यानी एक पैराग्राफ अगर हो जाए तो फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। जितना छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे उतना आपका आसानी के साथ काम होना शुरू हो जाएगा, और एक लंबे टाइम के बाद 6 महीने बाद जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट लगाया है, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो आप सोच रहे थे कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं आपको एक साइंटिफिक बात या बायोलॉजिकल बात बताता हूँ। जब हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा चैप्टर याद करने बैठ जाते हैं तो हमें थकावट जल्दी आ जाती है। लेकिन जब हम ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इस टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक में ये होगा कि जब आप काम खत्म कर लेंगे फिर क्या होगा, आपको एकदम खुशी महसूस होगी, ओ मेरा काम हो गया, यानी आपने केमिस्ट्री का काम कर लिया तो टिक हो गया, और आप कहेंगे ओहो केमिस्ट्री खत्म हो गई, चलो बायो शुरू करते हैं। या आपने अभी
शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो आप एमसीक्यू करने लगे हैं, या एमसीक्यू के बाद शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, तो आपको खुशी होगी, तो खत्म हो गया, मैं नया शुरू करने लगा हूं। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करने लगा हूं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में खुशी की वजह से, या कह लीजिए टारगेट की कंप्लीशन की वजह से एक हार्मोन पैदा होगा, दैट इज डोपामीन। डोपामीन जब आपकी बॉडी में पैदा होता है तो आपको एक्साइटेड कर देता है। इससे आपको नींद नहीं आती। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप सो रहे हो और आपको एक अच्छी खबर मिल जाए, खुशी की खबर मिल जाए, तो एकदम आप उस खुशी के अंदर अपनी नींद भूल जाते हैं। तो यही बात यहां पर भी करनी है कि जैसे जैसे अपने आप को खुशी दे देंगे, वाओ मैंने काम कर लिया, वाओ ये भी टिक हो गया, वाओ फिजिक्स भी हो गई, वाओ केमिस्ट्री भी हो गई, जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर डोपामीन की मिकदार बढ़ेगी, आप थकेंगे नहीं और आपको मजीद काम करने को जी चाहेगा। तो बहरहाल हम चलते हैं अगली बात पर कि जब हमने केमिस्ट्री खत्म कर ली, बायो खत्म कर ली, फिजिक्स खत्म कर ली, यानी पूरे दिन के जो सब्जेक्ट्स आपने टारगेट किए हुए थे वो खत्म हो गए। फिर आपने एक टिक लगाना है, और वो टिक कहां पर लगेगा, वो लगेगा यहां पर। इस तरह अगले दिन का काम भी खत्म कर लेंगे और ये टिक चलते जाएंगे। इस तरह आप 6 दिन काम करेंगे, एक दिन सिर्फ जस्ट प्लान करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे। जो बच्चे अच्छे होंगे, जो सही सही काम कर रहे होंगे, अपने आप को क्या कहते हैं काम करने पे मजबूर कर रहे होंगे, उनके टिक तो ऐसे होंगे। और जो काम नहीं कर रहे होंगे, कभी शादी पे चले गए, कभी टीवी देख लिया, कोई वक्त ज़ाया कर लिया, और तो उनके टिक ऐसे होंगे। यानी एक हफ्ते में बड़ी मुश्किल से उनका काम बनेगा। जब आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो आपको ये ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा, मुंह चढ़ाएगा, आपको ये समझ लीजिए आपको बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, आपकी इंसल्ट करेगा, कहेगा देखो तुमने क्या किया, तुमने पूरा हफ्ता ज़ाया कर दिया, तुमने महीने में इतने से दिन पढ़ा। तो आपको क्या पड़ेगी, इससे करेज मिलेगी, आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एक वीक अच्छा नहीं भी हो पाया है और काम रह गया है, तो मैंने आपसे कहा है सिर्फ एक वीक को आपने डिफाइन करना है, यानी ये पेज आपने एक वीक के हिसाब से 6 बना के रखने हैं। लेकिन जब काम रुक जाए, कुछ रह जाए किसी वजह से, तो आप जब नेक्स्ट वीक के लिए अपना वर्क डिजाइन करो तो उसमें वो वाले जो रह गए हैं वो भी ऐड कर दो। तो इस तरह से काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो से फास्ट होने का मौका मिलेगा, आपको ज़्यादा यानी कम से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, और इस तरह आप और अच्छे होते जाएंगे। कभी ये ना सोचा करें कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये सोचा करें कि हम सीखने जा रहे हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि हम सीखने जा रहे हैं तो आपको सीखने को मिलेगा और आप उससे खुश भी रहेंगे। तो आपने अपनी आप की खुशी भी कायम रखनी है। जितना खुश रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, उतना आप कम थकेंगे और अपनी स्टडीज़ को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट मंथ है, जो मंथ का काम रह जाए वो नेक्स्ट मंथ पे ऐड कर दें और उसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। फिर काम रह जाए थर्ड पर ऐड कर दें। इस तरीके से बिल आखिर वो आप काम जो है ना, देखें शुरू में ऐसा होता है पढ़ने की आदत नहीं होती, जल्दी जल्दी नींद आ जाती है, आदत ख़राब होती है ना। तो पहला वाकई महीना ऐसा हो सकता है उन बच्चों के लिए जो वाकई बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो उनके लिए इतना अच्छा ना रहे। लेकिन ये वाली बात पक्की है कि अगला महीना पहले महीने से अच्छा होगा और थर्ड मंथ सेकंड मंथ से और भी अच्छा होगा, यानी कि मजीद आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और यही इंप्रूवमेंट ही हम चाहते हैं। जितनी इंप्रूवमेंट करते जाएंगे वही आपके लिए मजबूती का बाइस बनती जाएगी। तो ये था जी आपके पास, देखिए सिंपल, ये एक एक दिन के लिए है, और जब दिन का काम खत्म हो जाए तो यहाँ पर आप टिक कर लें और इस तरह 6 दिन आप चलाएं। और फिर जो काम बच जाए, अगर कोशिश करें ना बचे, ये अहम है। आप ऐसे ही बनाओ, ये ना करो कि भाई आपने सुपरमैन वाला बना लिया जी ट्रैकिंग सिस्टम, या आपने सुपरमैन वाली कैलकुलेशन कर ली, भाई एक दिन में 25 शॉर्ट क्वेश्चन याद करूंगा। नहीं भाई, अगर आप याद कर सकते हैं ना 4, तो आप 4 से ऊपर ना जाएं, ठीक है। हाँ, महीने के गुजरने के साथ साथ आप उसको इजाफी कर सकते हैं, मतलब आप कैलकुलेशन हर महीने के बाद भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पहले आप अपने आप को देखो कि आप कितना काम कर सकते हो, उस काम का अपने आप को देखो कि आप वाकई में ट्रैक करो कि उतना काम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप उतना काम बआसानी करो तो फिर अपना चैलेंज बढ़ा दो, फिर उसको अचीव करो, फिर चैलेंज बढ़ा दो, टारगेट करो, अचीव करो। अगर आप सोचो आप अचीव यहाँ तक कर सकते हो, टारगेट आपने यहाँ लगा लिए, तो फिर भी आप थक जाएंगे। तो बात ये कि ऐसा ना हो, बस साथ साथ चलता जाए और आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहे। एक बात याद रखें कि अगर आपने रेस जीतनी है तो रेस जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा
बिजली की तरह तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे तेज दौड़ने वाले से सिर्फ एक कदम आगे रहना है और आप वो रेस जीत जाएंगे। तो यही आपको यहाँ समझा रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना, लेकिन ऐसा काम करना है कि जो आप कर सकें। ठीक है, इससे आपका वक्त बर्बाद होता है आप वो ना करें, क्योंकि इससे आपका फिर क्या होगा, ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा। फिर आपको ये इंसल्ट करता महसूस होगा कि भाई मैं तो ये कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो इस तरह आप अपने आप की आदत में तब्दीली पैदा करें। खुद ब खुद आप देखिएगा कि आप टॉप करने जा रहे होंगे, सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने जा रहे होंगे। अब ये तो हो गई आपके पास क्या, आपका एक ट्रैकिंग सिस्टम भी तैयार हो गया, आपकी सारी कैलकुलेशन भी हो गई। अब आपने पढ़ने बैठना है। पढ़ने आपने कब बैठना है, कैसे बैठना है, देखें ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, आपके एनवायरनमेंट पर। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ स्टडी बनाई जाती है, उसमें मैंने आपके साथ जिक्र किया एक टेबल और चेयर का। अगर आप उस माहौल के आदी हैं पहले से ही तो यकीनन आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप ये माहौल बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं या अभी कंटिन्यू किया है आपने, तो क्या होगा, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। आप ये देखें कि आप कौन से ऐसे दिन के घंटे गुजारते हैं जिनके अंदर आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जब आपकी एनर्जीज मैक्सिमम होती है, वो कब होता है। उन्हीं घंटों को अपने लिए चूज करें कि आप स्टडी करें। कोशिश करें कि देखें सबसे अच्छा मामला तो ये होता है कि आप मॉर्निंग में उठें, और इतना मॉर्निंग में उठें कि आप अगर 3 घंटे पढ़ लें उस दौरान सब सोए हुए हों। यानी आपने वो वक्त का इंतखाब करना है जब डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी सब सोए हुए हों और आप पढ़ रहे हों। और जब सब उठ जाएं और सारा शोर शराबा हो रहा हो घर के अंदर या इर्द गिर्द, तो आप उस टाइम सो जाएं। इस तरीके से क्या होगा, आप जो अहम तरीन वक्त होगा वो अपनी स्टडी को दे पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन आपको कम से कम मिलेगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तो मैं आपका माहौल नहीं जानता कि आपके घर वाले कब उठते हैं, आपके मोहल्ले में कितना शोर शराबा होता है, आप अपने कॉलेज में कितनी देर तक पहुँचते हैं, कितना आपका फास्ट है, ये सारी सिचुएशन आपको पता है। तो आपने देखना है कि वो कौन से वक्त हैं जिसमें मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, फिर आपने उसको पढ़ने पर ही लगाना है। और वो कौन सा वक्त है जब मैंने पढ़ने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो इसका मतलब है वो बहुत डिस्ट्रैक्शन का वक्त है, उस वक्त मत पढ़ें, उस वक्त खेल लें या सो जाएं। यानी सोना आपके लिए मैक्सिमम होना चाहिए 7 घंटे 8 घंटे, इससे ऊपर मत जाएं। कोशिश करें इसको भी आप तोड़ दें, यानी रात को आप 4 घंटे सो जाएं या 5 घंटे, और फिर दिन में बाकी 3 या 2 घंटे सो जाएं। इस तरह भी आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन औकात में या उन टाइम्स के अंदर जब आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके घर वाले सो रहे हैं या आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप उस वक्त ज़रूर पढ़ें। तो ये है आपके पढ़ने के आवर्स, ये आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर भी अपना ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जल्दी भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे हों, और कुछ देर से भी कर सकते हैं। तो ये भी आपने सोचना है कि आप किस तरह के हैं। ठीक है, आपने किस तरह से फोकस करना है, ये बहुत ही अहम बात है। फोकस जरूर रहना है, और फोकस करने के लिए आपको वही मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो क्वालिटी बनाएं, और जो आज मैंने बात की है वो इफेक्टिवनेस पे बात की है। तो मैंने अब क्या सिखाया आपको, एक तो सिखाया है ट्रैकिंग सिस्टम, कि आप किस तरह ट्रैक करेंगे अपने आप को कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको सिखाया है कि आपने कैसे अपनी स्टडीज को मैनेज करना है, किस किस दिन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये आपकी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट, ट्रैकिंग सिस्टम, और थर्ड वो घंटे चुनना, वो आवर्स चुनना जिसमें आप मैक्सिमम एनर्जेटिक होते हैं और लेस डिस्टॉर्शन होती है आपके पास। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे कुछ वक्त ऐसा ज़रूर निकालें जिसके अंदर आप एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल वर्शिप कर सकें। जब ऐसा करेंगे तो भी आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी और आपको आगे की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी अपनी बॉडी, यहाँ आप अपने जहन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ अपनी बॉडी को भी फ्रेश करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपकी डिस्ट्रैक्शन का बायस है उसको आप यहाँ से सुने और वहाँ से निकाल दें, कोई लफ्ज़ भी ना सुने। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बहरहाल ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन कर दी हैं, आपको बता दी हैं। टाइम थोड़ा कम होता है, हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की यहाँ पर परेशानी का सामना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं ऐसा करूँ तो फिर कैसा होगा। यानी कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन का बायस होती हैं, तो वो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, जीते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।